सो उसके सरीखा कोई नहीं है, वही अकेला है. एज यू नो, nowadays everything is digital, so your identity is also taken as a digital. Your foot handprint, fingerprints, and your eye iris, all these things, that does not match. There are about 700 million or whatever is the population of the world. It does not match with anybody else. So your personality does not match with any other person, even if you are coming from the एक ही माँ बाप के बच्चे हो, फिर भी आपका पर्सनालिटी अलग अलग होगा. इतना ही नहीं, अगर आप ट्विंस हो, मोनोजाइगोट ट्विंस जिसे बोलते हैं, दिखने में सरीखे लगते हैं, एक को ढको और दूसरे को निकालो तो पता नहीं चलेगा, ऐसे इसमें भी उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है. तो यह अगर आप समझ लिए तो यूनिक या एक में का द्वितीय का मतलब आप समझ जाओगे. अभी किसी ने बताया कि पर्सोना वो जो है, उससे ये आया है. एक्चुअली हमारे भारतीय आध्यात्मिक किताबों में पर्सनालिटी या व्यक्तिमत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है. अभी किसी ने बताया है तो उसे स्वभाव कहा गया है. तो व्हाट इज स्वभाव? खुद का भाव मतलब अस्तित्व. खुद का जो अस्तित्व है वही आपको पहचान देता है. और फिर ये जो पर्सनैलिटी है कैसे डेवलप होती है, क्या होता है? So this is a continuous process. I was expecting some of you will say that, I know most of you are sending your kids, especially in the vacation period, go to A class, go to B class and develop your personality. And you can see in number of ads in the newspaper during the holidays. Develop your personality in 2 months, 3 months, or 2 weeks, 3 weeks, whatever they want. Some people even can say, attend one session and develop your personality. So the personality is not to be developed in a day, 2 month, year. This is a continuous process. संस्कार जिसे हम कहते हैं, यह संस्कार टू टूम माँ के गर्भ से लगाकर हमारे आखिरी सांस तक उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं. तो ये सब जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और आपको ये भी पता है कि पर्सनैलिटी के नाम से बहुत सी चीजें दुनिया में बेची जाती है. अगर आप हाइट का ही ले लो, आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जब पहले वो बॉम्बे टू गोवा में उनका पहला अपीयरेंस आया, तब सभी लोगों ने उन्हें निग्लेक्ट किया था, रिजेक्ट करने की कोशिश की थी. मगर उन्होंने अपनी जो आवाज है, वो आवाज को जो बुलंद किया, आवाज के ऊपर संस्कार करके जो आवाज आज भी इज 75 अराउंड, एंड आवाज के लिए ही वो पहचाने जाते हैं. हाइट जो पहले थी, अभी ठीक है, बॉडी वगैरह अच्छी बन गई है. पहले तो बॉडी बिल्कुल काड़ी माफिक थी, फिर भी आवाज की वजह से ही आनंद में भी उनकी जो पहचान आई वो आवाज से. अगर आपका कद कम है, आप ऊंचे कद के हैं, तो सर्कस में जा सकते हैं या वहां भी आप जोकर का काम कर सकते हैं और अपनी जीविका, उपजीविका जो है उसे you can earn your upajivikas. So to survive in this world, person tries to utilize his assets or shortcomings.
जो भी कुछ आपके पास है, कोई कोई आपने देखा है, कोई अभी मैं सभी के नाम तो नहीं बता सकता हूँ, कि मोटे लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ करके बताते हैं, जो बौने हैं वो भी कुछ ना कुछ करके बताते हैं। हर एक आदमी अपनी पर्सनालिटी जो भी कुछ है उसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं। अभी किसी ने बताया IQ, EQ, SQ, ये सभी उसके घटक है, पार्ट है। इट इज नॉट इन टोटल, these are only parts, and all these parts we are going to combine. How to combine that we are going to see slowly. Now many people, they say if it is inborn, so whether you can change the personality. Yes, if you are aware that I am lacking on A factor or B factor, then surely you can have the positive attitude and change your personality to some extent, not 100%, but to some extent, provided what we call in medical term, you must have the insight. If you have the insight that these are my shortfalls or shortcomings and I want to improve on, then only you can change your personality. So now again, पर्सनैलिटी में अदर भी जो भी कोई अलग अलग फैक्टर्स की बात हम करते हैं, तो एक है एक्सटर्नल शरीर। इसके बारे में मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि एवरीबॉडी, और अभी तो बहुत से लोगों के कंसल्टेशन भी होते हैं, आपको बहुत से लोग बोलते भी हैं आप अपने बालों को ऐसे रखिए, अपना शर्ट ऐसा कीजिए, और दाढ़ी भी रखना है तो कैसे रखना है, ये सब चीजें आपको बताया जाता है। कपड़े कौन से पहनना है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने का है, वर्टिकल स्ट्रिप लेने का, स्क्वायर लेने का है। तो एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा, ये भी आपको पता है। बाकी की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा फैक्टर आता है साइकोलॉजिकल, और तीसरा है इमोशनल। एक एक बातें धीरे धीरे देखेंगे हम। स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर है। सो ये हमारे शरीर के मैनिफेस्टेशन से हमारी पर्सनालिटी का आपको पता चल जाता है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बॉडीली एक्शंस, इमोशन और टॉक। ये आपको सभी को पता है, इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बातें करूंगा। अभी जो भी ये देखना है हमें कि ये सब फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर कैसे हमारे पर्सनालिटी पर इफेक्ट करते हैं और इनको हम कैसे चेंज करेंगे। अभी इसके पहले यहाँ अगर आप में से कुछ लोग लेवल 3 को अपेयर हो रहे हैं, तो उनको एक कंसेप्ट वहां बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। Freud, who is supposed to be the father of the modern psychology. Now, I am not going in the detail ki what is psychology and what is science of, now it is called as science of behavior. But initially it was said this is science of mind, but now that they have changed and they have come to science of behavior. Now, this Freud had the concept that there are 3 factors in the personality. They are called as id, id, ego, ego, and super ego. Yes. आपकी स्लाइड जो है ना ऊपर नहीं जा रही है, बस काय करायचं मला सांगा। id, ego, ego, and superego, SUPER, Now, what is all these factors? Ego, what we use, that is not the ego. If the meaning of ego, according to Freud, is different than what we use in our day-to-day conversation. So, id
is unorganized part of the personality. It works on the pleasure principle. जहां भी कुछ है आनंद मिलेगा वो चीज मुझे चाहिए. In short, you can say बच्चों जैसी हरकत. बच्चों को अगर आपको खिलौना दे दिया तो खुश हो जाता है, खिलौना निकाल लिया तो रोना शुरू कर देता है. उसी प्रकार बच्चे को कोई भी चीज जो चाहिए उसे अभी के अभी चाहिए, आत्ताचा आत्ता पाहिजे, at this moment only. I am not ready to wait. तो ये है id component की unorganized part of personality which contains basic instinctual drives. जो हमारे बेसिक हमारे ग्रंथों में भी बताया है कि हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सब उसमें समाविष्ट. It is the only component of the personality that is present right from the birth. Other components you have to develop it. It is a source of our bodily need, want, drives and impulses. Desires, drive, impulses, and you should not misunderstand this, but Freud has actually is always talking about the sexual instinct. Whatever is pleasurable is there, they say it is a sexual. What pleasure you get. And say same is Osho also said कि संभोग से समाधि की ओर. Now I don't want to go into the arguments of this, but this is what they have described it. And aggression, sexual instinct and aggression. So that id, if I give you the example, if the mind was solely guided by id, if your personality is of id origin or your personality is of id majority, then individual, if you go to a restaurant, you will not wait there. You will start making noise that why your order 10 minutes हो गया, 25 minutes हो गया, 20 minutes हो गया, order is not served. And some people may even snatch others' order and eat. That is the id personality. They are not concerned about what is happening in their surroundings. They are not worried about the atmosphere, whether this is good or bad, etiquette, all these things, they are not worried about that. They want satisfaction or their desire to be fulfilled immediately. And this needs, basic needs जो है, सेक्स, हंगर, एग्रेसिवनेस, ये जो मैंने बोला कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये irrespective of the external situation. When we are moving in the society, as Patanjali has said, 5 yam we are following. Here, they are not bothered about the etiquettes or society के जो भी कुछ norms है वो वे follow नहीं करते हैं. तो ये जो है, it is based on the pleasure principle to avoid pain or displeasure and to obtain the pleasure. This is what is id personality. Now ego. This is also called as a executive part of your personality. What you will consider, what is the situation, what are the norms, what are the etiquettes, whether whatever, if you are hungry, even forget about the restaurant, if you are hungry and at home and you go and tell your mother, I'm hungry, I want anything now. If mother says, wait beta, I'm cooking, within a 10 minutes or 15 minutes, I will serve you. Then he realizes that
and he waits for 10 minutes, that he realizes the situation. Even if I am hungry, chapatis or roti or sabji is not ready and it is going to be cooked. And after 10 minutes, I am going to get the food. That is, he waits till the situation becomes favorable. So, dealing with the reality that attempts to mediate between ego, id, and superego. So that superego is different, that we'll see after some time. But this is, in short, is the executive part. In relation, this now I will talk on this later on. Now, what is the superego? Superego is a moral values, and these values come after the various sanskars. In Indian culture, we always call them as sanskar. The last component of personality is to develop his superego, provides guidelines for making judgments. How I should behave in given situation. What are the norms? Either you are taught or your previous experiences, you use them and you decide. Superego represents norms and qualities of the individual, his family and society, and an ethical constraint on the behavior. Now, it has got two parts also. Superego is ego ideal and ego conscious. Previously, in old movies, now I don't see the movies, but old movies, you must have seen that is a hero who is working, is poor, and his mother is sick, and he needs money, and he is so pramanik that he will not take any under the table money. कोई लाच रुचपत भ्रष्टाचार नहीं करेगा. अगर पैसा तो चाहिए, ये फाइल अगर मुझे दे दो वगैरह वगैरह, जो आप दीवार या सो मेनी फिल्म्स में वो देखा होगा. तो वहां आपको डायरेक्टर बताता है, वो हीरो आईने के सामने खड़ा है और एक मन ये कहता है, दूसरा मन वो कहता है, तो इसमें किसकी जीत होती है? तो जो आइडियल है, जिसका हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, जो हमें अच्छा बोलने के लिए कहा है, जो बिहेवियर जिससे हमें पुरखों की, हमारे बड़ों से शाबाशी मिली है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, वो सब बिहेवियर, मॉरलिस्टिक बिहेवियर को ईगो आइडियल कहा जाता है. और इसके अपोजिट जो है, जिसके बारे में हमें कोई शिक्षा मिली है, शिक्षा है ना, सजा मिली है, या कहीं रिप्रेमाइंड किया गया है कि जो बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड ईगो कॉन्शियस. आप बहुत से बार कहीं सिग्नल तोड़े हुए पकड़े गए या विदाउट लाइसेंस पकड़े हुए पकड़े गए, तो आजकल की जो दंड की रकम है, पेनल्टी बहुत बड़ी है. छोटा भी कुछ हो गया तो 500-1000 रुपया का ये आपको दंड हो सकता है. उस वक्त आप कम से कम 100-200 हवालदार को देने की कोशिश करते हो. फिर बाद में बोलते हो कि माय कॉन्शियस डज नॉट अलाउ, बट द सिचुएशन वारंटेड दैट आई शुड पे हिम 100 रुपीज एंड गेट लॉस्ट. सो ये है, ये ईगो कॉन्शियस है कि जो आपके संस्कार आपको अलाउ नहीं करते. मन हमेशा बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस बाइट्स. सो व्हाट इज बाइटिंग टू योर कॉन्शियस is ego conscious. So now going to the last side, the like superego is in relation to the id. It is like a man riding on the horse. Id is a rampant horse. Ego is a man with लगाम, जो कॉर्ड उसके हाथ में है. Super ego is lagam, man is the ego. So if
संस्कार अच्छे है, सुपर ईगो अच्छा है, तो लगाम अच्छा रहेगा तो घोड़ा बराबर भागेगा और घोड़े के ऊपर आपको कंट्रोल रहेगा। मगर अगर आपका पर्सनैलिटी में ईड का कंपोनेंट ज्यादा है तो घोड़ा बेफाम भागेगा, आपको जख्मी भी कर सकता है। तो ये आपको समझना है कि घोड़े पर बैठा हुआ आदमी, घोड़ा ईड है, आदमी जो बैठा वो ईगो है, और उसके हाथ में जो लगाम है वो सुपर ईगो है। अगर आपका सुपर ईगो अच्छी तरह से काम करता है तो आप घोड़े पर अच्छी तरह से बैठ सकते हो, लंबी दौड़ लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपका लगाम अच्छा नहीं है, यानी सुपर ईगो अच्छा नहीं है, कम कुवत है, कमजोर है, तो घोड़ा कभी भी आपको ओवर पावर करके आपको गिरा देगा। तो ये एक थ्योरी है पर्सनालिटी की, फ्रॉइड्स थ्योरी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो आप अभी लिख कर रखिए, बाद में उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी सुपर ईगो ऑपरेट्स ऑन द मॉरल प्रिंसिपल, एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग, जिसे हम सारासार और विवेक कहते हैं, वो है सुपर ईगो। इसके ईगो आइडियल, ईगो कॉन्शियस का मैंने बात बताया है। दूसरी भी एक थियरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एज वाइज आपके ऊपर क्या संस्कार होते हैं। ये मैं इन शॉर्ट में यहाँ आपको बताता हूँ। यहाँ उसमें मैंने एक टेबल तैयार किया हुआ है कि पहली है ओरल, यानी मौखिक, मुंह से, फ्रॉम बर्थ टू 1 या 1.5 साल तक होता है। इसका इरोजेनस, यानी जहां कहां से आपको प्लेजर मिलेगा, तो मुंह से प्लेजर मिलेगा, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल फिक्सेशन अगर आपका हो गया, ये लेवल में अगर आप फिक्स हो गए, कौन से लेवल में आप फिक्स होते हैं, डिपेंड्स हाउ यू आर ब्रॉट अप एंड what was the condition right from your childhood, your family atmosphere, atmosphere in the school, atmosphere surrounding you, how was that? So छोटे में अगर बताया जाए तो छोटे बच्चे को अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया है 6-8 महीने तक, आप उसको कहीं भी टिकल करोगे तो उसको, उसका रिफ्लेक्स होगा सकिंग रिफ्लेक्स, ऐसा करना शुरू कर देता है। उसके लिए मुंह जो भी कोई प्लेजर, एंड दैट इज बिकॉज हिज बेसिक नीड्स आर हंगर। वो अगर भूखा होता है, माँ उसको छाती से लगा के स्तनपान करवाती है, तो he knows that I cry from the mouth, I get the mother's breast, and when I suck, my satiety feeling of hunger is complete or is overcome. सो ओरली एग्रेसिव च्यूइंग गम अभी अगर बराबर नहीं हुआ है, अगर वो, जिसमें अगर आपकी माँ उस वक्त थोड़ी कठोर है कि नहीं इतने वक्त में मैं उसको दूध पिलाऊंगी, या with some, for some reason or the other, she is not available and he has to cry a lot, then what your personality in adulthood will be, chewing gum, और तो कुछ ना कुछ, और अंगूठा भी चूसते हैं बच्चे लोग कभी कभी 5, 6, 7, 8 साल के, या आप भी कभी कभी कोई टेंशन आ गया तो ऐसा करना शुरू कर देते हो। तो ये जो है, या फिर च्युइंग गम लेंगे, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए। अगर इस वक्त आपके सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ है, मदर आपको बराबर केयर करती है, टाइमली फीड करती है, तो आपका एडल्टहुड में बोलना, मुंह से जो बोलना है प्यार से बोलोगे, सब कुछ करोगे। अदरवाइज किसी से झगड़ा कर सकते हो। तो ये है ओरल स्ट्रेस फिक्सेशन माइट रिजल्ट इन द पैसिव एंड गलिएबल। तो डिपेंड्स क्या क्या पैसिव है, एक्टिव है, तो स्मोकिंग, ईटिंग, किसिंग, ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये भी आपके हो सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ऑन दिस दे आर बेस्ड ऑन दिस। नाउ सेकंड इज एनल, गुद द्वार के लिए, वो है
कम 2 से 2.5 साल तक, 1 साल के बाद में 3 साल तक बावेल और ब्लैडर, मराठी में बोलते हैं शिशु, इसका मतलब है जिसको शी और सु, इसका अंदाजा आ गया, इसके ऊपर कंट्रोल आ गया, इसीलिए शिशु विहार बोलते हैं। तो ये जो बाउल और ब्लैडर, तो बाउल और ब्लैडर में क्या है, एनल रिटेंटिव, ऑब्सेसिव हो जाता है वो। ये भी अगर आपका, आप में से जो भी कोई माँ होने वाली है या नानी दादी होने वाली है, उसके लिए आपको ये अच्छी तरह से जानना होगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग हम कैसे करवाते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए अभी आजकल की माँ वो हगी टगी क्या जो भी कुछ होता है वो यूज करती है, क्या बोलते हैं रुचिका, हगी हगी डायपर, ओके डायपर, ठीक है, वो हगी वगैरह ब्रांड नेम होगा शायद, तो वो यूज करते हैं। बाय द वे, आई कैन टेल यू एज ए डॉक्टर एंड बोथ वेज कि हगी या डायपर्स जो है वो यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर द मेल चाइल्ड। ओनली ओकेजनली यू कैन यूज इट। जो हमारे पहले बचपन में लंगोट वगैरह लगाते थे, दीज आर द हेल्दी प्रैक्टिसेस। डायपर इज वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। अब आप अगर सोचिए, बाय सम रीजन इफ यू वेट योर इनर्स, कुछ ना कुछ हो जाए, आपको नहीं ये हुआ और बाउल के ऊपर या ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ और थोड़ा सा भी खराब ये हो गया, आर यू कंफर्टेबल? हाउ अनकंफर्टेबल यू आर if your underwears become wet. So just think over that child cannot talk, but he is there with the soap वो डायपर से। भले ही कितने भी आपके ऐड आते हैं कि ये 24 घंटा 10 घंटा 20 घंटा उसमें सब सोक कर लेता है, मगर दैट फीलिंग ऑफ डैम्पनेस इज अनकंफर्टेबल एंड इट इज ए बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए आमंत्रण है। सेकेंडली, फॉर मेल चाइल्ड, इफ यू यूज डायपर्स कंटिन्यूअसली 24/7, then chances of infertility in the male are more. So don't use that. Okay, that was by the by. तो बावेल और ब्लैडर आगे अभी अगर बच्चों को आपने नॉर्मली देयर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसमें 1.5 या 2 साल के बाद में ही बच्चों को बावेल और ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आता है। उसके पहले अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग देने की कोशिश करोगे, मोस्टली ये हमेशा होता है, मैंने देखा है, इसलिए मेरे इफेक्टिव पेरेंटिंग में, सुजान पालकत्व में मैं हमेशा ये बातों को करता हूँ, ध्यान देता हूँ कि आगे अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप क्या करते हो, आप तैयार होने के पहले बच्चे को उसका शीशु, उसका सब कुछ डायपर वगैरह चेक करके उसको बाथरूम में जाना है उसको ले, और वहां जाके एक पर्टिकुलर करके आवाज निकाल के वैसे लगता है कि वो कर देगा और ये हो जाएगा। वो उसको कुछ समझता नहीं है। ही इज नॉट बॉदर्ड whether you are going for party or anything. वो उस वक्त ये हो जाता है, बाद में आप खुद तैयार हो जाते हो और देखते हो तो इसने शीएसू कर दिया है, तो यू स्टार्ट बिकमिंग एग्रेसिव और बच्चों के ऊपर इतना डांट देते हैं कि समझता नहीं है क्या पहले मैंने किया, तूने कुछ नहीं किया और अब मैं तैयार हो गई और तूने सब ये प्रोग्राम कर दिया है। तो he now knows that I can control my parents by either holding on or not holding, either bowel or bladder, both. और ये भी आपने देखा होगा, अगर ये बच्चों के ऊपर माँ अगर बहुत सख्त है, घर वाले, माँ, पिताजी या घर के बाकी सभी लोग सख्त है,
तो अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं या खाने को माँ बैठी है तो बच्चा आएगा, बोलेगा मम्मी, और वो जो आवाज करके निकालता है कि मुझे शी यानी टॉयलेट जाना है, तो आपको एक दो खाने से उठना पड़ता है, या उसको अगर बोलते हैं कि बेटा रुक 10 मिनट के बाद में मैं ये करती हूँ, अगर उसको आपको गुस्सा करना है, उसको आपको कोई सजा देनी है, तो वो कपड़े में कर देगा। और अगर आप उसके साथ प्यार से पेश आते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आधा घंटा भी होल्ड कर सकता है। तो दिस इज एनल पर्सनैलिटी। इसमें रिटेंशन करना, आई कैन रिटेन माई बाउल ब्लैडर एट व्हील, ये जो सेंसेशन है वो इसके मूल कारण है कि अगर ये लोग बड़े बनकर अगर अच्छा हुआ है तो बहुत ऑब्सेसिव बन जाते हैं। ऑब्सेसिव का मतलब आप समजते, नीट नेटके राहतात, मला माझी वस्तू अमुक ठिकाणीच पाहिजे, आम्हाला असंच झालं पाहिजे, त्याप्रमाणे ते वागतात। आणि जर ते बरोबर झालं नसेल, त्यावेळेस सांगितलं तुम्हाला रॉंगली डेव्हलप झालं असेल, हे लोक घाणीमध्ये खेळतात। मग आता ते घाणीमध्ये खेळतात म्हणजे काय करतात कि आइदर दे बिकम क्रिएटिव आर्टिस्ट, आइदर पेंटर और स्कल्पचर बनाने वाले, जो मिट्टी में या आप कलर वालों के अगर आप गए होंगे पेंटर के यहाँ तो देखो उसके हाथ कैसे होते हैं, उसके कपड़े कैसे होते हैं, तो वैसे ये बन जाते हैं। बाद में 3 to 6 years इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और उसे हम फैलिक स्टेज बोलते हैं। जेनिटेलिया, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया आर द zones of erogenous zones। इसमें और बहुत सी बातें ये होती है। somebody is trying to, what you said विजय सर? क्या करो सर? तो ये जो है जेनिटेलिया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इन बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मगर ये 3 से 6 के अंदर आपका सुपर ईगो डेवलप ज्यादा होता है। तो अगर आपके बाकी का वो जेनिटल वगैरह जो है सेक्सुअल ड्राइव, आई एम स्कीपिंग इट फॉर द वांट ऑफ टाइम। तो इस वक्त अगर आपके घर में प्यार से सब कुछ बातें हैं तो सुपर ईगो आइडियल डेवलप अच्छा होगा। मगर अगर झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके घर में हैं, तो बच्चे भी उनका बड़े होने के बाद उनके मन में द्विधा मनस्थिति बहुत होती है, टू बी और नॉट टू बी। आई विल जस्ट गिव ए शॉर्ट एग्जांपल कि आजकल बहुत से बार आदमी को सिगरेट या तंबाकू खाना है तो घर में नहीं खा सकते, बीबी बहुत कड़क है, तो वो क्या करता है, खाने के बाद बोलता है आई विल गो फॉर ए वॉक, एंड देन बाहर जाके सिगरेट पीता है या कुछ तंबाकू वगैरह खाता है। बीबी सस्पिशियस होती है, वो बोलती है बेटे को, जा रे बाबा क्या करते हैं देख के आओ। तो वो घर में आके बोलता है बाबा टपरी पर गए हैं और वहां सिगरेट पी रहे थे, और बाद में वो सब मुंह धो के आता है, सब कुछ करके आता है, उसको स्मेल भी नहीं आता है, फिर भी माँ बोलती है कि तुमने सिगरेट पिया है। तो उसको पता चलता है कि बेटे ने बताया होगा, तो बेटे को 2 तमाचा लगा देता है, उसको शिक्षा करने की कोशिश करता है, सजा करने की कोशिश करता है, और फॉर द सेम बिहेवियर मदर इज रिवॉर्डिंग। So he is in two minds, for the same behavior mother gives the pleasurable, कुछ ना कुछ देती है, कुछ ना उसको ये देती है, रिवॉर्ड देती है, चॉकलेट बोलो कुछ भी देती है, और फादर उसको सजा करता है। तो बड़े होकर भी अगर ऐसी द्विधा मनस्थिति उसकी हो जाती है, ऐसे आ जाएगा, तो वो जल्दी गिव अप कर देता है टेंशन के अंदर। फिर वो आइदर ही कैन बिकम स्किज़ोफ्रेनिक और एटलीस्ट डिप्रेसिव बन जाता है। तो ये सब जो है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है। बाद में और जो कुछ है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम जाते हैं।
नाउ कमिंग टू द योग एंड पर्सनालिटी। अभी पर्सनालिटी के 4 कंपोनेंट हमने देखे, बॉडी, साइकोलॉजी, सोशल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये हम योग से कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल बॉडी की हाइट है, बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है ज्यादा कुछ। एक क्या हम कर सकते हैं कि योग के माध्यम से हमारे सब स्नायु मसल्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप शेप उनको दे सकते हैं। आप बोलोगे कि जिम में तो अच्छे शेप मिलता है, मगर जिम में आपको रिजिडिटी ज्यादा मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। स्पाइनल कॉलम की जो बातें हैं, स्पाइनल कॉलम मस्ट बी इरेक्ट। आपको हमेशा, अभी भी आपका जो प्राणायाम का सेशन हुआ वहां भी आपने सुना होगा कि यू मस्ट सिट विथ योर बैक इरेक्ट। बैक इरेक्ट क्यों चाहिए ये आपको सब पता है। इन शॉर्ट 2 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, जस्ट फॉर रिवीजन आई विल से। 1, योर लंग आर वर्किंग विद फुल कैपेसिटी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पाइनल कॉर्ड में से जो 3 शीथ ब्रेन के आते हैं, स्पाइनल फ्लूइड जिसे बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसमें से ब्रेन को 2 चीज न्यूट्रिशन भी मिलती है और ब्रेन में से जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो भी बाहर जाते हैं। अगर आप सीधे बैठते हो तो ये जो ट्यूब है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अराउंड जो स्पाइनल फ्लूइड जाता है वो उसका मूवमेंट जो है फ्रीली होगा। अगर आप आगे झुककर बैठते हो तो मूवमेंट फ्रीली नहीं होगा और वहां न्यूट्रिशन पहुंचेगा नहीं और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो आपको जल्दी उत्साह नहीं मिलेगा, फ्रेश नहीं लगेगा। अगर आप सीधे बैठते हो तो मोर ऑक्सीजन एंड बेटर न्यूट्रिशन टू योर ब्रेन, नर्वस टिश्यू एंड removing of the excretory products, so that keeps your mood in a good way. So that is you can achieve through the योग। सो स्पाइनल कॉलम हो गया। फिर कलर ऑफ स्किन तो गॉड गिफ्ट है, मगर टेक्सचर वगैरह जो है, पिंपल्स वगैरह नहीं आना चाहिए आपके चेहरे पर, जिसे मराठी में रया या ग्लो बोला जाता है, वो आपको कपालभाति से अच्छी तरह से आ सकता है विदाउट यूजिंग एनी कॉस्मेटिक्स। सो ये कपालभाति से आपके चेहरे को जो ग्लो है वो अच्छी तरह से हो सकता है। फेशियल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशंस, वेरियस जो है, सिंह मुद्रा है या जो शक्ति विकासक जो भी कुछ है, वो कपोल शक्ति है, जिह्वा शक्ति है, अपनी ये मेधा शक्ति है, ये सब करने से आपका चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है ये अच्छे हो सकते हैं। I hope all of you are expert in yoga, so that I am not going in details of how कौन सी प्रोसीजर कैसे करना है। बाद में बॉडी मूवमेंट्स, रेस्टलेसनेस और फर्म स्टेडी लुक, ये जो है अगर आप आसन अच्छी तरह से करते हो तो आसन जो भी आसन की डेफिनेशन है, सिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भाम, ये अगर आप फॉलो करते हो, और हठ योग का जो है हठस्य प्रथमंगत्वाद आसनम पूर्वम उच्यते कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। तो ये तीनों बातें, स्थैर्य, आरोग्य और अंगलाघवम, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपको आसन के प्रैक्टिस से मिल सकती है। तो आपका जो बॉडी मूवमेंट्स है वो अच्छी तरह से होगा, जिससे मराठी में बोलते हैं सुबक मूवमेंट्स किंवा सुबक स्ट्रक्चर जे काही आहे, जो बी काइंड विद योर द कर्व जो अभी रोड पर भी लिया हुआ है, तो आपके कर्वेचर जो भी कुछ है वो अच्छी तरह से यहाँ आप डेवलप कर सकते हो। रेस्टलेसनेस कम हो जाएगा, फर्मनेस अच्छा बढ़ेगा, स्टेडीनेस बढ़ेगा ना, स्थिरता आपकी आ जाएगी। ड्रेस, वो बातें मैंने किया ड्रेस के बारे में। फिर इंटरनल ऑर्गन्स, बाहर का तो हम सब कुछ करते हो षटकर्म शुद्धि क्रिया से, इंटरनल ऑर्गन की अगर शुद्धि होती है, अगर आपका बाहर से तो सब अच्छे दिखते हो मगर पेट बिगड़ा हुआ है और आप इंटरव्यू में जाते हो तो क्या गड़बड़ हो जाती है आपको पता है।
इधर गड़बड़ करता है पेट, एक तो टॉयलेट जाना है या गैसेस छोड़ते हो, ये सब चीजें आप शुद्धि क्रिया और बाकी के जो आसन प्राणायाम, इससे भी आप उनके ऊपर सुधारना कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपका हार्ट हेल्दी चाहिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी चाहिए, ताकि आप अगर जरूरत हो तो 2 दादरा ऊपर जाने का है तो फटाफट विदाउट लिफ्ट ऑल्सो यू कैन गो एंड रिमेन कूल क्वाइट, you do not become restless or breathless. That is possible because of the pranayam again. And internal organs के functions जो है वो अगर बराबर नहीं है तो it reflects on your behavior. अगर आपको बिना कारण डकार आती है, बिना कारण ऐसा कुछ करते हो, या छींक आती है, ये सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हो, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी. फॉर देयर बेनिफिट वेरियस योगिक प्रोसेसेस जो है वो मैंने इन शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है. क्लेंजिंग, षटकर्म, रिमूव टॉक्सिन्स, ये देखा है. शीर्षुकम आसन भी मैंने बोला है. कुछ आसन जो है अगर आप इन प्रॉपर एज में शुरू करते हैं तो आपकी हाइट भी बढ़ सकती है, बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन बढ़ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है. तो बॉडी बिल्डिंग, हाइट, वेट बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना आप बढ़ा सकते हैं. प्राणायाम है, आसन में भी जो भी कुछ आसन है, कुछ आसन जो है आपके स्टेमिना बढ़ाएंगे. धनुरासन है, बहुत से जो आसन है वो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम. देन hormonal glands, that is very important. Hormonal system, everybody is aware nowadays कि everybody, 5 to 10% people are suffering from one hormonal problem or the other. One very common is thyroid. Many people either hyper or hypothyroid, they are suffering. Second, stress hormones. You are aware everybody is under stress. Third is the sexual hormones, more common in females, that right from menarche to menopause, hormones are there. So your hormones which control and your growth and keep your all bodily function in order, the hormones are working. So asan, mudra and onkar jap can balance your hormonal situation. Then Shak Chakra Dhyan also can balance your hormonal glands. Relaxing asan quality, sorry spelling galat ho gaya. Okay, quality rest यानी शवासन. आप थोड़ी देर में जल्दी फ्रेश हो सकते हो, थके हुए हो तो भी, तो शवासन है या रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, इसमें आपको क्वालिटी रेस्ट मिल सकती है. षटकर्म त्रिदोष जो है उसको बैलेंस करते हैं. प्राणायाम इंप्रूव द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन हुआ तो एवरी सेल ऑफ योर बॉडी gets proper oxygen, proper nutrition, and the cells only want these two things, proper nutrition and proper oxygen, then they are happy, and in turn you are also happy. Then improve ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एपेटाइट वगैरह भी आपकी जो है डाइजेशन अच्छा कर देता है. ध्यान धारणा से रिलैक्सेशन मिलता है. आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ये सब बढ़ सकती है और इमोशनल कंट्रोल आपको आ सकता है. योग की जो व्याख्या है, योग मनः प्रशमन उपाय. और शुरू में भी मैंने बताया था कि आपकी पर्सनैलिटी में मन जो है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं, और योग से ही आपका मन शांत हो सकता है.
मन के जो अलग अलग पार्ट है, कॉन्शियस सुप्त मन, दृश्य मन, वो जो भी कुछ है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. मोस्टली अनकॉन्शियस जो है, इट इज माइंड इज कंपेयर्ड लाइक ए आइसबर्ग. Whatever you can see, whatever activity of your mind you can see is just tip of iceberg. 7/8 of that iceberg is below the water level. So is your unconscious mind. So you must take care of your mind. Mana, buddhi and ahankar, all those things of Antakaran Chatushtaya also, they are going to help to develop and culture your buddhi also, intellect also. So if your buddhi is proper, it can control the mind. It can give the proper advice and mind will follow it. Then your personality will be unique. So collection, वो जो है collection of the information by sense organs, analyzing, storing, ये सब जो बातें हैं, ये सब मन करता है. और unconscious mind या dormant mind stimulates your conscious mind. For that, yoga nidra is the best equipment or best thing you can use to develop your unconscious mind. Vivek, discrimination and proper decision, that we have just discussed. By analyzing previous experiences, that you can do it. And you can judge the person by his talk or action, whether he is talking properly, his decisions are good or bad. And I give you one example of our Prime Minister. Even in so much pandemic, he has never lost his balance. He has taken the proper decision, and that shows how Viveki he is. He can discriminate what time ये आपका जो लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, वो सब जो कुछ हुआ है, ज्यादा बातें नहीं करता. नो पॉलिटिक्स इन दिस, बट आई एम टेम्पटेड टू गिव द एग्जांपल ऑफ हाउ द विवेक हेल्प्स in discrimination and taking proper decision. Whether you criticize or welcome, he is not bothered. The decision is there, and he has taken so many decisions. Forget about the pandemic, so many other decisions also. Ahankar, useful to some extent, but if it is excess, then it can destroy you also, and it can eliminate your ego, strength, and all those things. And last few thing कि आत्मा, ultimately what we are interested is आत्मा और परमात्मा का मिलन. तो your आत्मा जो इसमें बताया गया है उपनिषदों में, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीर रथमेवच, वो जो महाभारत की जो तस्वीर है, श्री कृष्ण रथ पर बैठा हुआ, अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, that everybody knows it. I don't know, I'm not going to describe in detail. कि pure but specific to individuals due to karma and sanskar. अगर आत्म कल्याण करना है, खुद का हमें प्रोग्रेस करना है, आत्मा परमात्मा से मिलाना है, मोक्ष जाना है, कैवल्य जाना है, तो हमारा आत्मा जो है वो शुद्ध होना चाहिए, विदाउट कुछ भी गुणातीत जिसे हम बोलते हैं, वो सभी तीनों गुणों के अतीत होना चाहिए. To live successful life, perform all duties with the happiness. And Ashtanga Yoga is the only solution. Of course, last but not the least is Yuktahar Viharasya, जो गीता में भगवान ने बोला है. Most of you know this. I am not going to explain much on this. कि योग अगर दुख हारक होना है, तो आपका आहार, विहार, कर्म सभी युक्त होना चाहिए, नींद भी युक्त होना चाहिए, तो ही योग आपको दुखहारक हो सकता है. और बाद में यम नियम जो है, ये सब आज के जमाने में भी यम नियम आर इसेंशियल.
ज्यादा इसके बारे में आप अपने क्लासेस में भी चर्चा भी करते होंगे। मैं हमेशा यही हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, whether following yum niyam in today's circumstances is relevant or not. Yes, they are relevant, and that can control so many these things. Lastly, I can tell you one thing. मुहावरे जैसे करना है हमें, we are not, though I am a doctor, allopathic doctor, I can say our modern concept of health is no disease. But we are going to follow total health, holistic health. And for that holistic health, you need proper personality. And yoga is the only solution. Follow the yoga as a daily routine. As you charge your mobile, charge your mind, body, and Atma daily by doing yoga abhyas. And here I will stop. If there are any questions,